Hi guys, very good morning. So guys, so many viewers of mine always ask me to teach newspaper reading. So in order to do that, I have purchased a particular newspaper. This is the Times of India, as you can see, and now I'm going to teach you the front page of Times of India, the front page. And in this front page, while I was reading this, I came across so many structures, and I thought that I must teach those structures to all the viewers of mine. So there are certain structures, so I have made the list of those structures, guys. So I will be teaching you these as well, and there are some words meaning, so I will tell you about these words meaning as well, guys. So without any further ado, let's get started everyone. और सब कुछ मैं हिंदी में समझाऊंगा, एक एक सेंटेंस की मैं हिंदी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं guys, चलो। So guys, you can see this the Times of India, okay, and this is the front. Yeah, it's a front page, and I'm going to teach you this. And here I have come across some words meaning, guys. So first of all, let me tell you about some words meaning. Like you can see here, graft means corruption related to घूस वगैरह, graft होता है। प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक होता है। माल प्रैक्टिस, अगर कोई वर्ड आ जाए माल प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है कि मिसकंडक्ट, दुष्टाचरण, यानी कुछ गलत हुआ है। माल प्रैक्टिस मतलब कुछ गलत तरीके से काम किया गया है। अलीज का मतलब आरोपित करना होता है, मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ऐसा बयान देना इल्ज़ाम वाला। सबऑर्डिनेट ऑफिसर अगर लिखा है, इसका मतलब कि अधीन अधिकारी, यानी कि आपके नीचे का जो अधिकारी होता है उसे हम सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कोई भी संस्था, कोई दफ्तर वगैरह है तो इस्टेब्लिशमेंट है। रेन का मतलब होता है बागडोर या लगाम, कहते हैं ना लगाम खींचना, तो रेन, तो ये भी आपको वर्ड दिखाई देगा। एक वर्ड है इंट्रस्ट, इसका मतलब होता है दायित्व सौंपना, यानी कि टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई किसी को इंट्रस्ट करता है। ब्रीफ अगर वर्ब के रूप में है, इसका मतलब टू गिव समबडी इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन अबाउट समथिंग, कुछ बताना, कहते हैं ना ब्रीफ करना, कुछ इन्फॉर्मेशन देना। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि परिणाम, नतीजा। और एड अगर लिखा है, AID, एड का मतलब होता है सहायक, असिस्टेंट, जैसे आप मेरे एड हो, मैं आपका एड हूँ, यानी कि मैं आपका सहायक हूँ, ऐसे। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, बिल्कुल क्लमजी हो, जो मतलब कि उसमें वो स्किल्स ना हो काम करने का, अयोग्य हो। डिस्पोज मतलब उसको निपटा देना, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। और ऑन द रिसीविंग एंड, ये अगर ये आए ऑन द रिसीविंग एंड, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि बी सब्जेक्टेड टू समथिंग, यानी कि ऑन द रिसीविंग एंड का मतलब है कि मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ होगा। ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ, मान लो एब्यूज़ है, तो यानी कि ये एब्यूज़ इस पर लगेगी। तो सब्जेक्ट टू का मतलब है कि अब जो लास्ट में होगा, इसके बाद जो गलत चीज़ें लिखी होंगी, उस चीज़ का इस पर प्रभाव पड़ सकता है, वो उसके रिसीविंग एंड पर होगा। चलो आगे देखते हैं, मुझे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी मैं आपको समझा दूँ। तो स्ट्रक्चर्स जैसे कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आफ्टर है, तो आफ्टर के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाए, और आफ्टर के बाद जैसे वर्ब में ING आता है, तो ये थोड़ा समझाऊंगा। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस काफ़ी यूज़ होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। स्लेटेड टू का इस्तेमाल क्या होता है, इंक्लूडिंग का इस्तेमाल, हालांकि आप जानते भी होंगे, फिर भी समझाऊंगा बिगनर्स को मद्देनजर रखते हुए। देयर इज़, आवाज़ के साथ नो नीड फॉर हिम हर करके 2+V1 आता है, इसका इस्तेमाल। दो का इस्तेमाल है, लाइकली टू का इस्तेमाल है, वाइल का इस्तेमाल है, इन द वेक ऑफ का इस्तेमाल है, फॉलोइंग का इस्तेमाल है प्रपोजिशन के रूप में। आस्क्ड के बाद कभी टू आता है तो उसका है। ऑन माई ओन, यहाँ माई की जगह योर भी हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल। तो टोटल 12 ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई देगा, आज बहुत दिनों बाद मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ ना, हमेशा पहले स्क्रीन रिकॉर्डर से करता था। यहाँ लिखा हुआ है कि महा HM देशमुख quits as HC asks CBI to probe graft। ओके, तो यहाँ पर है कि महा, ठीक है, होम मिनिस्टर देशमुख क्विट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाई दे रहा है। तो हेडलाइन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे, हालांकि ज़्यादातर दिखाई देते हैं, तो हम समझेंगे कि वो काम हो चुका है। तो यहाँ क्विट्स है तो हम समझेंगे कि क्विट कर चुके हैं। एज का मतलब होता है जैसा कि, या एज का मतलब क्योंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है। अगर एज के बाद एक पूरा सेंटेंस है तो वो क्योंकि का काम करता है। वो बिल्कुल एडवर्ब क्लॉज वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एज हाई कोर्ट आस्क्स CBI
टू। अब आस्क के बाद अगर टू आएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ करने के लिए कहना। तो यहाँ आस्क प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम समझेंगे कि ये काम हुआ है। तो हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई को टू प्रोब, कि वो जांच करे ग्राफ्ट का। ग्राफ्ट मतलब जो भी करप्शन हुआ है, जो घूसखोरी की बात चल रही है, उसका वो जांच करे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो होम मिनिस्टर देशमुख ने क्विट कर दिया। क्यों क्विट किया? क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा होता तो क्विट नहीं करते। समझ में आ गया? अब आगे देखिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीनियर एनसीपी लीडर वालसे पाटिल में रिप्लेस हिम। तो जब ये होम मिनिस्टर ने क्विट कर दिया है तो जो सीनियर एनसीपी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वालसे उनका लास्ट नेम है, सॉरी वालसे पाटिल है उनका नाम, मे रिप्लेस हिम, यानी कि मे मतलब संभावना है, चांस है कि इनकी जगह पर ये वालसे पाटिल आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अनिल देशमुख रिजाइंड एज महाराष्ट्र होम मिनिस्टर। पहले यहाँ तक आराम से देखिए कि अनिल देशमुख रिजाइंड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। एज का इस्तेमाल बहुत सारा होता है। एक एज का मतलब होता है के रूप में, रिजाइन किया किस रूप में? महाराष्ट्र होम मिनिस्टर के रूप में रिजाइन कर दिया, यानी कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे। फिर है कि आवर्स, यानी कि घंटों। तो आवर्स ठीक है, तो आवर्स आफ्टर, तो किसके घंटों बाद? आवर्स आफ्टर का मतलब है कि घंटों बाद। तो आफ्टर के बाद कुछ लिखा होगा कि किसके बाद। तो लिखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है टेंस का, कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने सोमवार को डायरेक्ट किया, यानी कि निर्देश दिया। किसको निर्देश दिया? द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को निर्देश दिया। क्या करने का निर्देश दिया? तो टू कंडक्ट, ये आप जो टू के साथ ये V1 देख रहे हैं, इसको हम प्रेपोजिशन नहीं बोलेंगे, ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू और ये मिला करके इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव हो गया, ये पर्पस को दिखा रहा है। ठीक है, कि भाई क्यों डायरेक्ट किया? तो टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, की एक इंक्वायरी बैठाए। प्रारंभिक जो इंक्वायरी होती है, शुरू में जो इंक्वायरी करते हो, इंक्वायरी बैठाए। किस चीज में इंक्वायरी? तो इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्ट माल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो करप्ट, जो भ्रष्ट, जो माल प्रैक्टिस का मतलब है जो भी गलत काम हुआ है, माल मतलब बेकार, जो भी उस तरह की प्रैक्टिस की गई, उस तरह का जो करप्शन वाला काम किया गया है और उसके जो आरोप लगे हैं, तो उस आरोप की जांच करें। इंक्वायरी इनटू एलिगेशंस, एलिगेशन का मतलब आरोप। किस चीज़ का आरोप? तो करप्ट माल प्रैक्टिसेस का आरोप है। फिर है कि मेड बाय द फॉर्मर मुंबई पुलिस चीफ परम सिंह अगेंस्ट हिम। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं कि मेड बाय, यहाँ माल प्रैक्टिसेस के तुरंत बाद मेड बाय आ रहा है। अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे, मेड बाय, रिटन बाय, कंडक्टेड बाय, ऐसे बहुत सारे बाय, लेड बाय, तो ये सब पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं, वो फ्रेज बन जाएंगे। कि मेड बाय का मतलब है कि ये जो करप्शन माल प्रैक्टिसेस हैं के जो चार्ज एलिगेशंस लगे हैं, मेड बाय, इनको किया गया है फॉर्मर मुंबई पुलिस चीफ परमवीर सिंह के द्वारा अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। जो परमवीर सिंह है, जो कि क्या थे? फॉर्मर मुंबई पुलिस चीफ, पुलिस के चीफ थे वो। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, चीफ थे, उनके द्वारा किया गया है। तो समझ में आया कुछ? तो यहाँ पर मैं आपको ये आफ्टर सिखा सकता हूँ, और ये जो मेड बाय, रिटन बाय, ये सब होता है, ये मैं आपको सिखा सकता हूँ गैस। तो चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए गैस, आपको दिखाई देगा कैसे? ऐसे बहुत मुश्किल होता है ऐसे लिखना। ये जो आफ्टर है, और आफ्टर के बाद आपने जो अक्सर देखा होगा, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। आफ्टर के बाद आपने अक्सर क्या देखा होगा? कि आफ्टर के बाद आपने देखा होगा कि वर्ब है, और वर्ब में आ गया ING। ये ज़्यादातर लोग देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि आफ्टर ईटिंग, तो खाने के बाद। आफ्टर ईटिंग का मतलब है खाने के बाद। तो ये ING वाला आपने देखा होगा। आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर स्मोकिंग। कई बार हम आफ्टर के बाद कोई ING वाला नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक नाउन लेते हैं कि आफ्टर 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 द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, तो यानी कि मीटिंग के बाद। तो मीटिंग क्या है? एक नाउन है। तो आफ्टर के बाद आपने नाउन का इस्तेमाल होते हुए देखा है। ओके, ये नाउन है, मीटिंग यानी कोई चीज़ है, किसी चीज़ का नाम है। नाउन मतलब क्या है? नाम है। कई बार हम एक्शन लगाते हैं, ये जेरेंड कहलाता है, ये भी नाउन का ही काम कर रहा है कि आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। तो खाने का एक काम हुआ है, तो उसके बाद। ठीक है, तो आफ्टर के बाद हमने नाउन लगाया, चाहे वो प्योर नाउन हो या वो जेरेंड के रूप में हो।
ठीक है। नाउन फ्रेज भी आफ्टर के बाद लग सकता है। ऐसे आपने बोला कि आफ्टर हिज डेथ, तो हिज से लेके डेथ तक, डेथ नाउन है लेकिन पूरा हिज डेथ नाउन फ्रेज बना रहा है, यानी कि उसकी मृत्यु के उपरांत, उसके बाद। तो ये सब तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं कि आफ्टर ईटिंग आई वेंट देयर, आफ्टर हिज मैरिज सेरेमनी आई वेंट देयर, आई डिड दिस। लेकिन कई बार आपको ऐसा दिखाई देगा कि आप आफ्टर तो बोल रहे हैं, लेकिन आफ्टर के बाद आप एक पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली फीलिंग लाएंगे, पूरा एक सेंटेंस बोलेंगे। तो ये बोलने के आप हकदार कब होंगे? तो ये कब होंगे कि यहाँ पर जो आफ्टर है कंजंक्शन का काम करना शुरू कर देगा। अभी तो ये प्रपोजिशन का काम कर रहा था, अब ये कंजंक्शन का काम करेगा और वाक्य को जोड़ेगा। कंजंक्शन क्या करता है, इधर एक वाक्य होगा, फिर इधर बीच में लगा और एक दूसरा वाक्य चालू हो गया, दो वाक्यों को जोड़ेगा ये। तो जब ये जोड़ेगा तो ये क्लॉज बनाएगा। इसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, क्यों बता रहा है कि कोई घटना कब घटी, तो किस इसके बाद घटी, तो कब घटी, तो ये होने के बाद घटी। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आफ्टर ही स्लैप्ड अ बॉय, अगर मैंने एक सेंटेंस ऐसे बोला, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं पूरा सेंटेंस लिखूँ, ये तो हो गया आपका आफ्टर, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस कैसे बड़ा सा क्लॉज बनेगा, ये तो अभी अधूरा एक क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, इसको हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो तो कहीं होगा जिस पर ये आधारित होगा, जिस पर ये डिपेंडेंट होगा। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि माई फ्रेंड वॉज अरेस्टेड आफ्टर ही स्लैप्ड अ बॉय। कुछ समझ में आ रहा है? तो माई फ्रेंड वॉज अरेस्टेड, मेरे दोस्त को अरेस्ट कर लिया गया, ये पूरा का पूरा एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। कर लिया गया, कब कर लिया गया, कब मतलब टाइम, यानी कि एडवर्ब हमें चाहिए। तो या तो मैं बोल दूं कि इन द मॉर्निंग, या बोल दूं यस्टरडे, ये भी एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि आफ्टर ही स्लैप्ड अ बॉय, जब उसने एक लड़के को मारा, तो जब एक लड़के को मारा उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। तो ये कब का जवाब दे रहा है ना कि व्हेन, तो आफ्टर ही स्लैप्ड अ बॉय। तो कई बार जो एडवर्ब है वो जरूरी नहीं कि एक वर्ड का हो, एडवर्ब ऑफ आपका टाइम लोकेशन एक एक शब्द का भी हो सकता है, और भैया ये पूरा का पूरा क्लॉज भी हो सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज। समझ में आया कुछ आफ्टर? तो इसलिए यहाँ पर आफ्टर के साथ एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ था, कहाँ पर गया, देख रहे हैं, ये दिखा आफ्टर। यहाँ पर सीधा लिखा है कि अनिल देशमुख रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन कर दिया एज महाराष्ट्र होम मिनिस्टर। कर दिया किस चीज़ के बाद, तो आवर्स आफ्टर, कितने घंटों बाद, तो आफ्टर द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड, पूरा का पूरा सेंटेंस है ना, द सीबीआई। तो जब उसने सीबीआई को निर्देश दिया था कि आप एक इंक्वायरी बैठाओ इस मामले में, तो उसके बाद अनिल देशमुख ने रिजाइन कर दिया। एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। अब रह गया मेड बाय वगैरह। देखिए मैं बहुत आज मतलब बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बिगिनर्स को मद्देनजर रखते हुए, तो आप बोर ना होइएगा। बिगिनर्स है तब तो आपको मज़ा ही आ रहा होगा। चलिए गैस देखते हैं। एक आपका होता है न्यूज़पेपर, पढ़ना आसान भी है बट मुश्किल भी है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें नहीं आएंगी ना, पास्ट पार्टिसिपल ये सब नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल, और मैं इसको कर देता हूँ फ्रेज। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, आप सबको पता है कि जहाँ भी V3 आ जाए और V3 के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो ये भैया पास्ट पार्टिसिपल है। और ये जो V3 है ये काम करता है एडजेक्टिव का। अगर मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ कि ब्रोकन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ चेयर, तो ब्रोकन हमारा V3 है, चेयर हमारा नाउन है। तो ये जो V3 है इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है कि टूटा हुआ। ब्रोकन मतलब जो पहले से कोई काम हुआ पड़ा है, कोई भी थर्ड फॉर्म का मतलब है कि कोई काम पहले से हुआ पड़ा है, तो टूटने का काम हुआ पड़ा है। तो अभी जो कुर्सी है इसकी अवस्था क्या है कि टूटी हुई है। तो यही V3 काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो क्या हो गया कि ब्रोकन चेयर यानी कि टूटी हुई कुर्सी। ये है पास्ट पार्टिसिपल। ये फ्रेज कब बनता है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जैसे ऐसे लिखा होगा, कहीं पर आप देखेंगे ऐसे लिखा होगा कि रिटेन बाय, मान लीजिए कहीं पर लिखा होगा ऑर्गेनाइज्ड बाय, कहीं पर लिखा होगा लेड बाय, कहीं पर लिखा होगा कंडक्टेड बाय, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि द बुक, यानी कि
मैंने द लगाकर थोड़ा सा उसको स्पेशल बना दिया, स्पेसिफिक कर दिया, उस पर नज़र मार दी कि द बुक, और यहाँ पर एक कॉमा लगाऊं, कई बार नहीं भी लगाते हैं, और यहाँ पर मैं लिख दूं रिटन बाय चंदन, रिटन बाय चंदन सिंह, यहाँ भी कॉमा लगा दूं, और फिर यहाँ पर लिख दूं हैज़ बीन सोल्ड, फुल स्टॉप दे दूं। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो द बुक हैज़ बीन सोल्ड, ये जो किताब है हैज़ बीन सोल्ड, इस किताब को बेच दिया गया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, द बुक हैज़ बीन सोल्ड। लेकिन बुक के बाद क्या लिखा है कि रिटेन बाय चंदन सिंह, यानी कि ये जो रिटेन से लेकर, रिटेन हमारा थर्ड फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और रिटेन से लेकर चंदन सिंह तक का जो सफर है ये फ्रेज बन गया। तो ये तो ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। फ्रेज का मतलब है कि उसके बगल में कुछ ना कुछ आइटम, छोटा मोटा वर्ड आएगा जिसके अंदर अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, तो आप समझ जाएंगे कि अधूरा सा, अजीब सा है, ये फ्रेज ही है। तो ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ये इस बुक के बारे में कुछ बता रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है कि कौन सा बुक, तो वो बुक जिसको लिखा गया था चंदन सिंह के द्वारा, समझ रहे। इसी को अगर मैं चाहता तो एडजेक्टिव क्लॉज भी कर सकता था। कैसे करता एडजेक्टिव क्लॉज, मैं ऐसे बोलता कि द बुक, यहां पर मैं लगा देता विच, रिलेटिव प्रोनाउन, फिर लगा देता कि विच वॉज, उसके बाद तो आपको पता ही है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव भी तो है, द बुक विच वॉज रिटन बाय चंदन सिंह, और फिर यहां पर मैं लगाता हैज बीन सोल्ड। अब क्या हो गया, अभी भी तो किताब को ही बेचा गया है, लेकिन कौन सी किताब, विच वाज, जो वाज रिटन बाय चंदन सिंह, जिसको चंदन सिंह के द्वारा लिखा गया। तो जहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो इससे क्लॉज बनेगा, फ्रेज नहीं बनेगा, फिर पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। समझ में आ रहा है। इसी क्लॉज को रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, मीनिंग सेम देता है, छोटा कर देंगे तो ये फ्रेज का काम करता है। ओके, एक एग्जाम्पल काफी है, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ लिखा है कि अ सीबीआई टीम फ्रॉम न्यू दिल्ली इज सिलेक्टेड टू अराइव इन द सिटी ऑन ट्यूसडे टू इनिशिएट द प्रोब आफ्टर डिस्कसिंग द कोर्ट ऑर्डर विद इट्स लीगल टीम। एक तो इतना सा सेंटेंस पढ़ने में कभी आपको मतलब प्रेपोजिशन दिखाई देने वाला है, कभी इन्फिनेटिव दिखाई देने वाला है, मतलब कमाल है। अब बहुत ध्यान से आप पढ़े कि अ सीबीआई टीम, हम सीबीआई टीम की बात कर रहे हैं, तुरंत यहाँ पर एक प्रेपोजिशन लग गया फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये जो प्रेपोजिशन है और इसके बगल में जो न्यू दिल्ली देख रहे हैं, तो इस प्रेपोजिशन से लेकर न्यू दिल्ली तक को हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। आपको फ्रेजेज आने चाहिए दोस्तों। ये आपका हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये जो फ्रेज है ये क्या काम कर रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज दो काम करते हैं, एक तो एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब का काम करेगा। एडजेक्टिव का काम करेगा तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा। तो सीबीआई टीम हमारा क्या है, ये हमारा एक नाउन ही तो है, किसी का नाम है, तो उसके बारे में कुछ बता रहा है कि वो सीबीआई टीम कौन सी, फ्रॉम न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली की है भाई साहब। तो कुछ ना कुछ डिफाइन कर दिया ना इसके बारे में, तो एडजेक्टिव का काम कर गया ये। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव बन गया। तो सीबीआई टीम फ्रॉम न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली की है, इज सिलेक्टेड टू अराइव। सिलेक्टेड टू का मतलब होता है कि कहीं पर कोई तय तमन्ना हो जाए, ये लिख जाए, मतलब कि प्लान बन जाए कि आपको ये करना है, तो सिलेक्टेड टू है। तो ये जो सीबीआई टीम जो नई दिल्ली की है, इसका एक प्लान बन चुका है, सिलेक्टेड है, सिलेक्ट पे लिख दिया है, सिलेक्टेड टू अराइव, पहुंचना है, इन द सिटी, शहर में पहुंचना है, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। टू इनिशिएट, ये जो टू है ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है, टू और इनिशिएट मिला करके इन्फिनिटिव हो गया। ये पर्पस को दिखा रहा है, उद्देश्य को दिखा रहा है कि सिटी में उनको क्यों पहुंचना है। टू इनिशिएट द प्रोब, क्योंकि जांच को शुरू करेंगे, आफ्टर डिस्कसिंग द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर को डिस्कस करने के बाद। तो आफ्टर के बाद आईएनजी आ गया ना, ऐसे ही आता है, आफ्टर डिस्कसिंग द कोर्ट ऑर्डर विद इट्स लीगल टीम, अपने लीगल टीम से, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर आया होगा, तो कोर्ट ऑर्डर को उन्होंने लीगल टीम के साथ डिस्कस किया। तो डिस्कस करने के बाद जो सीबीआई की टीम है, इनको बिल्कुल एक प्लान सा बन गया है कि वो पहुंचेंगे शहर में। कब पहुंचेंगे, ट्यूसडे को पहुंचेंगे। ठीक है, कि क्यों पहुंचेंगे, तो जांच शुरू करेंगे। और ये सब क्यों करेंगे, क्योंकि जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो उन्होंने अपने लीगल टीम से बात कर ली, तो इसके बाद ये करेंगे। क्लियर हो गया। मैं सिलेक्टेड टू अभी सिखा दूंगा, आगे देख लेते हैं। सिंह हैड, बहुत कॉमा पे भी ध्यान दीजिए, सिंह हैड के बाद कॉमा, इन एन 8 पेज लेटर
टू सीएम उद्धव ठाकरे ऑन मार्च 20, फिर एक कॉमा है, अलीज्ड देशमुख हैड मेट सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स, फिर है इंक्लूडिंग सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे। अब इत्मीनान से आप देखिए कि सिंह, चलो ये तो लास्ट नेम लगा दिया किसी का, मान लो लास्ट नेम से भी कई बार दिखा देते हैं, ठीक है जी, चलिए आपका सिंह हो गया। तो सिंह हैड, सिंह मतलब परमवीर सिंह, सिंह हैड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंह, हैड हमारा क्या हो गया, जब हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हम कॉमा लगाएंगे, क्या हम ये लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो हमें तो मेन वर्ब चाहिए ना, मेन वर्ब यहाँ है, वो भी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, ये अलीज्ड है, कॉमा वाले को भूल जाइए। परमवीर सिंह हैड अलीज्ड, यानी कि परमवीर सिंह ने आरोप लगाया, अलीज्ड किस पर लगाया, अलीज्ड देशमुख, क्या लगाया, अलीज्ड देशमुख हैड मेट, ये आरोप लगाया कि जो देशमुख है हैड मेट, वो पहले ही मिल चुके थे सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स को, यानी कि जो मिस्टर देशमुख थे वो सबऑर्डिनेट जितने भी उनके नीचे जो पुलिस ऑफिसर थे उनको मिल चुके थे, इंक्लूडिंग सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे, जिनमें शामिल था सचिन वाजे भी, ठीक है जी। अब यहाँ एक कॉमा के बाद क्या है कि इन एन 8 पेज लेटर टू सीएम उद्धव ठाकरे ऑन मार्च 20, अब है कि मिस्टर सिंह ने जो आरोप लगाया, ये आरोप किस चीज पर लगाया, कि लिख कर लगाया, बोल कर लगाया, तो ये 8 पेज के एक लेटर में लगाया, ठीक है, इसलिए कॉमा करके एक अलग से इंफॉर्मेशन दी गई है कि इन एन 8 पेज लेटर, वो लेटर किसको था, तो टू सीएम उद्धव ठाकरे को था, ये कब लगाया, मार्च 20 को लगाया, तो उस लेटर में ही इन्होंने ये आरोप लगाया कि जो देशमुख साहब हैं हैड मेट सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स, उनसे वो मिले हुए थे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था सस्पेंडेड एपीआई। आगे देखते हैं, सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे एंड आस्क्ड फॉर, और कहा आस्क फॉर कलेक्शन ऑफ ₹100 करोड़ फ्रॉम वेरियस एस्टेब्लिशमेंट इन मुंबई, तो मतलब शामिल तो था ही, और उन लोगों से क्या कहा गया था कि भाई कलेक्शन ऑफ 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ का कलेक्शन चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम वेरियस एस्टेब्लिशमेंट्स, विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं हैं उनसे चाहिए जो कि मुंबई में है, इन मुंबई, समझ में आ गया। अब मैं आपको स्लेटेड टू सिखा देता हूँ, इस फटाफट करते हैं, देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, यही मुश्किल है फोकस का, देखिए स्लेटेड टू, इसमें करना क्या है, जैसे कि आप अगर अपनी बात करेंगे तो आई के साथ एम लगा दीजिए, पास्ट की बात है तो आप पॉज लगा दीजिए, फिर लगा दीजिए स्लेटेड टू, स्लेटेड टू, इसके बाद आपको V1 लगा देना है, फिर जो भी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि कोई प्लान बन चुका है। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम स्लेटेड टू गो बैक टू माई विलेज, इसका मतलब है कि मुझे अपना जो गांव जाना है, वापस गांव जाना है, तो आई एम स्लेटेड का मतलब है कि स्लेट पे लिख दिया गया है टू गो बैक टू माई विलेज टुडे, कि आज मैं गांव जाऊंगा, ये बिल्कुल स्लेटेड, तो आई एम स्लेटेड यानी कि बिल्कुल वो मेरे मत्थे है, मेरा प्लान तय है, ओके। यू आर स्लेटेड, अगर मैं बोलूँ कि यू आर स्लेटेड टू वर्क इन माई मूवी, यानी कि मेरी जो मूवी है उसमें आपका काम करना एकदम तय है, प्लान बन चुका है, जहाँ पर प्लान व्लान बन जाए, प्रोग्राम तय हो जाए, वो हम सिलेक्टेड टू का इस्तेमाल करते हैं गाइस, ठीक है, क्लियर है। आगे फटाफट देखते हैं, अब हमारा क्या है, यहाँ तक हो गया मुंबई तक। अब है कि देशमुख हैज़ डिनाइड, देशमुख ने मना कर दिया था, द एलिगेशंस यानी कि सारे आरोपों का खंडन कर दिया, एंड हिज पार्टी एनसीपी हैड अर्लियर सेड, और उनकी पार्टी जो कि एनसीपी है, हैड अर्लियर सेड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू क्विट दो द बीजेपी हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन, हालांकि दो मतलब हालांकि बीजेपी ने उनका रेजिग्नेशन डिमांड किया था, फिर भी देयर वाज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं थी, फॉर हिम उनके लिए, टू क्विट कि वो अपने पोस्ट से, इस पद से क्विट करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है जी। ऐसा किसने कहा था, ये कहा था एनसीपी ने पहले कहा था। अब आगे देखते हैं, सीनियर एनसीपी लीडर एंड लेबर एंड एक्साइज मिनिस्टर दिलीप वालसे पाटिल, ठीक है, कौन है, सीनियर एनसीपी लीडर है, ओके, यानी कि एनसीपी के सीनियर लीडर है, एंड साथ ही साथ
लेबर एंड एक्साइज मिनिस्टर भी हैं। ओके, ये मतलब ये दो देखने में लग रहा है बट एक ही बंदा है। दिलीप वालसे पाटिल इज लाइकली टू टेक ओवर द रेंस। लाइकली टू का मतलब है कि संभावना है, टेक ओवर का मतलब है कि अपने हाथ में ले लेना। द रेंस, रेंस मतलब लगाम, बागडोर ऑफ द होम डिपार्टमेंट, तो ये अपने हाथ में ले लेंगे, होम डिपार्टमेंट की जो लगाम है उसको थाम लेंगे। द एक्साइज डिपार्टमेंट विल बी एंट्रस्टेड, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये पहले क्या है, एक्साइज मिनिस्टर है, तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट है विल बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंप देना, इसकी जिम्मेदारी किसी को दे देना, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारे पैसिव है। तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो सौंप दिया जाएगा टू अजीत पवार को, कॉमा वाइल, जबकि द लेबर डिपार्टमेंट, जो लेबर डिपार्टमेंट है, अब देखते हैं, विल बी गिवन टू रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हसन मुशर्रफ। जो लेबर डिपार्टमेंट है वो दे दिया जाएगा जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, रूरल मतलब जो देहाती जो डेवलपमेंट के मिनिस्टर है हसन मुशर्रफ, उनको दिया जाएगा ये। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। इसमें मैं पढ़ा दूंगा कुछ, अगर पढ़ाने लाइकली टू रह गया पढ़ा दूंगा, और उसमें शायद कुछ रह गया होगा, 2 वगैरह है पढ़ा दूंगा अभी। अब देख लेते हैं कि देशमुख इज द सेकेंड मिनिस्टर ऑफ द महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट। कह रहे कि जो देशमुख हैं ये महा अघाड़ी विकास गवर्नमेंट के दूसरे मिनिस्टर है, सेकेंड मिनिस्टर है, इन पावर फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ्स। फिर यहाँ पर एक कॉमा करके दिया है कि जो पावर में थे, इन पावर फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ्स, 1 साल 4 महीने पावर में थे। तो पहले ऐसे मतलब दूसरे ऐसे मिनिस्टर थे टू क्विट करने वाले दूसरे मिनिस्टर, जैसे टू से दिखाया जाता है, टू क्विट इन द वेक ऑफ अ कंट्रोवर्सी। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, तो एक कंट्रोवर्सी के परिणाम स्वरूप क्विट करने वाले देशमुख इज द सेकेंड मिनिस्टर ऑफ द महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स थे उनमें से ये देशमुख सेकेंड मिनिस्टर थे, जो कि जो इतने साल से हैं, 1 साल 4 महीने से हैं, तो वो क्विट कर गए। किसकी वजह से कर गए, क्या किस परिणाम के तौर पे कर गए, तो कंट्रोवर्सी हुई उसके वेक में, यानी कि उसके परिणाम स्वरूप उनको क्विट करना पड़ा। कोई समझ रहे हैं, कई बार बिल्कुल डायरेक्ट हिंदी करना मुश्किल होता है, तो आपको फीलिंग समझनी है। आगे देखते हैं। हिज रेजिग्नेशन, द फर्स्ट इन द वाजेगेट controversy comes a little over a month after Shiv Sena Sanjay quit as forest minister following a scandal over the suicide of a 22-year-old woman in Pune। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हिज रेजिग्नेशन, यानी कि उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया उसके बारे में कहा जाए कि हिज रेजिग्नेशन, फिर कॉमा करके है कि द फर्स्ट, कॉमा के बाद अगर इस तरह से कुछ लिखा हो जो इसके बारे में ही कुछ बताए, इसको एपोजिशन कहते हैं। तो उनका रेजिग्नेशन द फर्स्ट, जो कि पहला था, इन द वाजे गेट कंट्रोवर्सी। अभी वाजे वाले को वाजे गेट कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया गया है, तो इस कंट्रोवर्सी में उनका जो रेजिग्नेशन था पहला था, पहले व्यक्ति जो रिजाइन कर रहे हैं। तो इनका जो रेजिग्नेशन है कम्स, ये आया, यहाँ बेशक यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट हम इसको पास्ट समझेंगे कि उनका रेजिग्नेशन आया अ लिटिल ओवर अ मंथ, यानी कि 1 महीने के बाद आया। अ लिटिल ओवर अ मंथ आफ्टर शिवसेना संजय राउत क्विट। अच्छा, जब शिवसेना के जो संजय राउत है उन्होंने क्विट कर दिया एज फॉरेस्ट मिनिस्टर, एक फॉरेस्ट मिनिस्टर के तौर पर वो थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। फॉलोइंग अ स्कैंडल, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, तो फॉलोइंग अ स्कैंडल ओवर द सुसाइड ऑफ अ 22-year-old वुमेन इन पुणे, यानी कि पुणे में 22 साल की एक औरत ने सुसाइड कर लिया था। तो उस स्कैंडल के बाद जो संजय राउत है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्विट कर दिया। तो उसी के 1 महीने बाद, देख रहे हैं, कम से लिटिल ओवर अ मंथ, लगभग 1 महीने बाद ही इनका भी रेजिग्नेशन आ गया, जो कि वाजेगेट कंट्रोवर्सी में है मिस्टर देशमुख का। एकदम क्लियर हो रहा है, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा अभी कुछ देर में। देखिए, अकम्पनीड बाय डेप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। अकम्पनीड बाय का मतलब है कि साथ में, तो अलॉन्ग विद, अकम्पनीड बाय, ऐसे आपने सुना होगा ना। तो अकम्पनीड बाय यानी कि इनके साथ और कौन है, डेप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार है। तो इनके साथ मिल करके देशमुख, आगे देखते हैं, देशमुख फर्स्ट कॉल्ड ऑन एनसीपी प्रेसिडेंट शरद पवार ऑन मंडे। तो उन्होंने मंडे को उनसे मुलाकात की, एनसीपी प्रेसिडेंट शरद पवार से,
टू ब्रीफ हिम, ताकि उनको वो ब्रीफ कर सके ऑन द आउटकम ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड बाय सिंह बिफोर द हाई कोर्ट। देखिए ठीक है, ये जो उन्होंने एनसीपी प्रेसिडेंट शरद पवार से पहले मिले मंडे को टू ब्रीफ, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सके ऑन द ब्रीफ हिम ऑन द आउटकम, किस चीज़ पर, तो आउटकम का मतलब होता है परिणाम, किसका परिणाम, ऑफ द पब्लिक, ये पीआईएल है एक्चुअली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल किसी ने फाइल किया था, फाइल्ड बाय सिंह, यानी कि परमवीर सिंह ने जो पीआईएल फाइल किया था, तो उसके नतीजे के तौर पे उनको ब्रीफ करने के लिए पहुंचे वहाँ पर बिफोर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने, बिफोर का मतलब होता है सामने, के सामने प्रस्तुत किया था। पवार आफ्टर पवार क्विकली अप्रूव्ड, पवार ने क्विकली अप्रूव्ड देशमुख प्ली, उन्होंने तुरंत उनके उस प्ली को अप्रूव कर दिया। क्या था प्ली, क्या रिक्वेस्ट थी, टू रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। तो वहाँ पर पहुँचे थे, बोले कि अब रिजाइन मुझे करना है, तो उसको अप्रूव कर दिया कि आप कैबिनेट से रिजाइन कर सकते हो ऑन मोरल ग्राउंड्स, कुछ मोरल, कुछ ऐसे नैतिक, कुछ उनके बेस होंगे, बैकग्राउंड होंगे, उस पर आधारित उन्होंने कर दिया उनको। समझ में ना। देशमुख इज काउंटेड, देशमुख को गिना जाता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। देशमुख इज काउंटेड, उनको गिना जाता है अमॉन्ग द ट्रस्टेड एड्स, ट्रस्टेड मतलब विश्वासी, एड्स मतलब जो सहायक होते हैं, तो विश्वासी जो सहायक हैं ऑफ शरद पवार, शरद पवार के जितने भी राइट हैंड हैं विश्वासी लोग हैं, उनमें से एक देशमुख साहब भी हैं, बट हैड बीन एट द रिसीविंग एंड इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द, अच्छा रिसीविंग एंड फॉर इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द वाजे एपिसोड। बट ये जो भाई साहब हैं देशमुख साहब, चूंकि ट्रस्ट व्यक्ति तो हैं शरद पवार के, बट हैड बिन, लेकिन वो शुरू से ही, हैड बिन मतलब लंबे समय से कहाँ है, एट द रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड का मतलब होता है कि बिल्कुल वो सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू का मतलब है कि इधर जो गलती है उसके एकदम कभी भी इन पर अटैक हो जाएगा, इन पर इफेक्ट आ जाएगा, तो रिसीविंग एंड पर है, यही रिसीव करेंगे। तो रिसीविंग एंड फॉर द इनेप्ट हैंडलिंग, इनेप्ट का मतलब होता है कि जो बेकार अयोग्य हैंडलिंग हुआ है ऑफ द वाजे गेट एपिसोड, वाजे गेट में जो भी हैंडलिंग खराब हुई है, तो उसके रिसीविंग एंड पे ये शुरू से हैं, यानी कि इन पर ही गाज गिरेगी, इन पर ही उंगली उठेगी, इन्हीं को फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें सीख लेते हैं गाइस, जो लिस्ट हमने बनाई हुई है सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो बिगनर्स हैं कई बार उनको इंक्लूडिंग समझ में नहीं आता है कि हम क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, वो भी देख लीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि 10 people हैव बीन किल्ड, 10 लोगों को मार दिया गया, ठीक है, हम 10 पीपल की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पीपल में हमें ये तो पता नहीं है ना कि इसमें कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, कितने बच्चे थे। अब हमें वो दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमने अभी भी लिखा 10 पीपल, हमने एक कॉमा लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया इंक्लूडिंग, फिर एक कॉमा, हाँ इंक्लूडिंग के बाद लगा दिया इंक्लूडिंग 2 women और एक कॉमा लगा दिया, 10 people कॉमा इंक्लूडिंग 2 women कॉमा, और फिर मैंने लिखा कि हैव बीन किल्ड। अभी भी तो 10 लोग ही मारे गए हैं, लेकिन इस पीपल की, ये जो नाउन है, जो मेन हमारा नाउन है, इसके तुरंत बाद इंक्लूडिंग लगाकर हमने बता दिया 2 women। इससे पता चल गया कि 10, ये जो 10 लोग हैं इनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी जिनको मार दिया गया, इसलिए इंक्लूडिंग लगाते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। उसके बाद है कि देयर से सेंटेंस है, देयर है, प्रेजेंट में है तो हम इज लगाएंगे, पास्ट में है तो वॉज लगाएंगे। इसमें हम लगा देते हैं नो नीड, और नो नीड के बाद हमें फॉर लगाना पड़ता है। फिर हम जिसके बारे में बात करेंगे, अगर कोई ही है तो उसको हम हिम करेंगे, कोई शी है तो उसको हम हर करेंगे, बहुत सारे लोग हैं तो देम करेंगे। उसके बाद हम टू लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो हम कब लगाते हैं, जैसे कि कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ बैठने की, तो मैं कैसे बोलूँगा कि देयर इज नो नीड फॉर यू टू सिट हेयर। ये स्पोकन इंग्लिश में भी अच्छा इस्तेमाल होता है, सिट हेयर। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू सिट हेयर, यानी कि तुम्हारी यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका पार्क जाने की, उसकी पार्क जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ही या शी, मान लीजिए कि मैं ही लगाता, सॉरी देयर लगाता हूँ, सॉरी, कि देयर इज़ नो नीड फॉर, अगर पुरुष है तो हिम, महिला है तो हर, देयर इज़ नो नीड फॉर हिम टू गो टू पार्क। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देयर इज़ नो नीड
देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गो टू द किचन, किचन में जाने की तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। चलिए फटाफट ख़त्म करते हैं। उसके बाद आता है दो, THOUGH, दो। दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। ये दो चीज़ों को दिखाता है कि अगर आप बुरे हैं फिर भी आप अच्छे हैं, या आप अच्छे हैं फिर भी बुरे हैं। बिल्कुल फ़र्क दिखाएगा, कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, यानी कि अंतर दिखाएगा। तो अगर मैं बुरा हूँ तो मैं पहले स्वीकारूंगा, मैं अंग्रेजों के हिसाब से सोचूंगा। हिंदी में सोचेंगे तो हालांकि, यद्यपि, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। अगर मैं कहता हूँ कि दो आई एम फैट, जैसे मैंने दो करके आई एम फैट बोला, यानी कि जो मैं मोटा हूँ इस बात को मैं स्वीकारता हूँ। ठीक है, मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा विपरीत भी बताऊंगा। ये स्वीकारने के बाद मैं चुप नहीं रहूंगा। दो आई एम फैट, फिर एक कॉमा चाहिए। पहले येट लगता था, कॉमा से ही काम चल रहा है। इस कॉमा को हम बोलेंगे फिर भी। दो आई एम फैट, फिर भी आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। तो जो बंदा ये स्वीकारेगा ना, वो इस कॉमा के बाद कुछ ऐसा बताएगा कि लगेगा कि यार ये होने के बाद भी ऐसा करता है तो कमाल है यार। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई गरीब है फिर भी दान करता है, दो आई एम पुअर, कॉमा आई डोनेट। इस तरीके से हम दो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं। उसके बाद लाइकली टू बचा है, उसको देख लेते हैं। देखिए गाइस, लाइकली टू, लाइकली टू का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें ऐसा लगे कि कुछ होने की संभावना है। अगर मैं कहता हूँ कि यार ही इज़ लाइकली टू गो टू मुंबई, यानी कि कोई बंदा है, अब मुझे लग रहा है कि उसके मुंबई जाने की संभावना लग रही है कि वो मुंबई निकल लेगा, तो ही इज़ लाइकली टू गो टू मुंबई। ओके, उसकी संभावना है कि वो करा देगी, क्राई कर देगी, सॉरी, करा देगी यानी कि रो देगी। शी इज़ लाइकली टू क्राई, शी इज़ लाइकली टू क्राई, यानी कि उसके रोने की संभावना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद होता है, जैसे आपने एक वाइल का इस्तेमाल सुना होगा, फटाफट करा देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि खाना खाते समय, तो मैं बोलूँगा कि वाइल ईटिंग फूड। यह सबको पता है कि खाना खाते समय मैं टीवी देख रहा था, वाइल ईटिंग फूड आई वॉज वॉचिंग टीवी। लेकिन एक वाइल ऐसे होगा, यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा होगा कि वाइल शी इज़ 10th पास, कॉमा हर हस्बैंड इज़ ग्रेजुएट। तो इससे पता चलता है ये वाइल भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि हालांकि वैसे तो जो भी इसकी जबकि कहते हैं कि जबकि वो 10वीं पास है, लेकिन उसका जो पति है वो ग्रेजुएट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वाइल का यहाँ भी इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे कि शी अर्न्स 500 रुपीज़ वाइल हर हस्बैंड अर्न्स 200 रुपीज़ पर डे, इस तरीके से। उसके बाद आता है इन द वेक ऑफ, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप, यानी किसी चीज़ के होने के बाद। मान लीजिए कि कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये तो हो गया, तो इसका परिणाम अब क्या होगा? सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो परिणाम अब इसके बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, सब सावधान हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही बोलते हैं। मैं बोलूँ कि सम, एक एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होगा, कि सम पुलिस ऑफिशल्स वर डिप्लॉयड, यानी कि उनको तैनात कर दिया गया, कुछ पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। फिर मैंने बीच में लगा दिया कि इन द वेक ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट। तो इससे साफ पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट के परिणाम स्वरूप, ये बॉम्ब ब्लास्ट ना होता तो ये परिणाम ना आता कि पुलिस वाले तैनात होते, तो ये बॉम्ब ब्लास्ट के परिणाम स्वरूप कुछ पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया, ये होता है। ठीक है, एक होता है आपका फॉलोइंग। फॉलोइंग यहाँ पर प्रेपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, इसका मतलब आफ्टर वाली फीलिंग देता है, इसको मैं आफ्टर कह सकता हूँ, आफ्टर। इसमें बोलूँ कि फॉलोइंग हिज मैरिज, यानी कि उसकी शादी के बाद, फॉलोइंग हिज मैरिज, उसकी शादी के बाद, सम बॉयज केम टू मी, कुछ लड़के मेरे पास आए। तो फॉलोइंग का मतलब है, जैसे फॉलोइंग दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद पुलिस आ गई, फॉलोइंग दिस इंसिडेंट पुलिस केम, तो फॉलोइंग का मतलब है के बाद में। ठीक है जी, चलिए दो और है, उसको ख़त्म करा दूँ, फिर न्यूज़पेपर भी फिनिश्ड। जो टिक लगाया है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। देखिए,
वीडियो लंबी हो रही मालूम है। आस्क है, सॉरी आस्क है, उसके बाद अगर टू लग जाए तो इसका क्या मतलब होता है? वैसे तो आपने सुना होगा कि मैंने उससे पूछा, हमने बोला कि आई आस्क्ड हिम, यहाँ पर कोई टू नहीं लगता है, मैंने उससे पूछा आई आस्क्ड हिम। फिर भी तू कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो इस आस्क का मतलब पूछना है, लेकिन एक ऐसा आस्क है जिसका मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना। जैसे मैंने अपने बेटे से कहा पढ़ाई करने के लिए, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई आस्क्ड माई सन। आस्क्ड के बाद जो व्यक्ति का नाम आ रहा है उसमें टू नहीं है, आई आस्क्ड माई सन, फिर टू लगाइए, टू स्टडी। आई आस्क्ड माई सन टू स्टडी, मैंने अपने बेटे से कहा पढ़ाई करने के लिए। उसने मुझसे चाय बनाने को कहा, शी आस्क्ड मी टू मेक टी। इस तरीके से तो इससे आप बना सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट है आपका ऑन माई ओन। इसका मतलब होता है अलोन, अकेला। अंग्रेजों के हिसाब से सोचे तो अकेला, हिंदी में सोचे तो अपनी दम पर, बिना किसी की मदद के, विदाउट समवन्स हेल्प। जैसे कि आई एम शूटिंग दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ऑन माई ओन, यानी कि मैं स्वयं खुद बिना किसी हेल्प इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आई विल एडिट दिस वीडियो ऑन माई ओन, मैं स्वयं ही इस वीडियो को एडिट करूँगा। ठीक है जी। तो पढ़ाने वाले तो सारे आइटम खत्म हो गए। अब न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल भी यहाँ फिनिश करते हैं दोस्तों फटाफट। चलिए, यहाँ पर लिखा है कि इन अ ब्रीफ, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी इन अ ब्रीफ लेटर, उस ब्रीफ वाले लेटर में जो कि सीएम के था, टू सीएम उद्धव ठाकरे, यहाँ पर कॉमा, यानी कि यहाँ ये प्रपोजिशनल फ्रेज है कि उस लेटर में जो कि सीएम उद्धव ठाकरे के नाम था, उस ब्रीफ लेटर में देशमुख सेड, देशमुख ने कहा दैट सिंस द हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड द सीबीआई, सिंस मतलब चूंकि हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दे दिया था टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी प्रोब, कि वो एक प्रारंभिक जो जांच है उसको करे अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, तो चूंकि ऐसा हो गया था, सो ही डिड नॉट थिंक इट फिट टू कंटिन्यू इन द कैबिनेट ऑन मोरल ग्राउंड। तो उन्होंने कहा कि जब चूंकि ये सब हो ही गया था, ऑर्डर मिल ही गया था कि जांच हो, तो ये फिट नहीं करेगा, इट ही डिड नॉट थिंक इट फिट, उन्होंने सोचा कि ये फिट नहीं है टू कंटिन्यू, कि वो कंटिन्यू करे इन द कैबिनेट, उस कैबिनेट के पोस्ट पर, उस अपने पोस्ट पर कंटिन्यू करे, उनको सही नहीं लगा मोरल ग्राउंड्स पर, यानी कि नैतिक ग्राउंड पर अगर देखें तो सही नहीं लगा। वाइल, जबकि डिस्पोजिंग ऑफ अ पिटीशन, डिस्पोज का मतलब है कि उसको निपटारा करते हुए, पिटीशन को डिस्पोज करते हुए, जो कि फाइल्ड बाई जयश्री पाटिल, इन्होंने फाइल किया था उसको, द हाई कोर्ट हैज़ आस्क्ड, हाई कोर्ट ने कहा द सीबीआई डायरेक्टर से टू, देख रहे हैं, आस्क्ड के बाद बंदे का नाम आया, फिर टू आया, यानी कुछ करने के लिए कहना। तो हाई कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को कहा टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी प्रोब अगेंस्ट मी, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ वो प्रारंभिक जांच करे। अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इस तरह के माहौल में, परिस्थितियों में, ऑन मोरल ग्राउंड्स, एक नैतिक आधार पर, आई फील आई शुड क्विट, मुझे लगता है कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। आई एम क्विटिंग ऑन माई ओन, देख रहे हैं, मैं स्वयं ही क्विट कर, अपने भरोसे पर, अपने बलबूते पे मैं क्विट कर रहा हूँ, इसमें कोई मुझे कहने वाला नहीं है। प्लीज़ रिलीव फ्रॉम माई पोस्ट ऑफ होम मिनिस्टर, प्लीज़ रिलीव करे, मुझे रिलीव कर दे, मेरा जो होम मिनिस्टर का पोस्ट है उससे मुझे छुटकारा दे दे। देशमुख स्टेटेड इन द लेटर, देशमुख ने लेटर में ये बात कही, ये स्टेटमेंट दिया। ठीक है जी। सो इतने मिनट में मैंने आपको ये सब कुछ क्लियर कराया। अगर आप एक बिगिनर हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हालांकि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा तो मत ही लीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू।